आज हमारे साथ पृथ्वी सिंह राजावत जी हैं, जो कि 30 सालों से वन्य जीवों के बीच में रहकर इन्होंने समय गुजारा है। जंगल की इनकी रुचि और जंगल के बारे में इतनी इनकी जानकारी आज ये रामगढ़ विजधारी में टाइगर रिजर्व में एक सहायता प्रदान कर रहे हैं, ताकि वहां पर टाइगर्स को सुनिश्चित जगह पे रखा जाए और टाइगर्स को कोई परेशानी ना हो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पृथ्वी सिंह जी। धन्यवाद। आप पेशे से एक अध्यापक हैं, फिर आपकी रुचि इनमें कैसे बढ़ी? जंगल के विषय के बारे में आपकी रुचि एक कैसे बढ़ी और आप टार्जन की तरह लोगों को कैसे पसंद आने लगे? देखिए, जो जंगल है वो बचपन से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जिस भीलवाड़ा ज़िले से बिलोंग करता हूँ और जो आमलदा हमारा जो नेटिव पैलेस रहा है प्रारंभिक रूप से, जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, उस इलाके में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ जंगल का इलाका रहा है। और बचपन से ही जब मैंने होश संभाला तभी से इन वन्य जीवों और पहाड़ी रास्तों को देखा मैंने, तो बचपन से मेरी ये रुचि रही। फिर इसके बाद जब बूंदी आना हुआ मैट्रिकुलेशन के बाद में, तो बूंदी के जो जंगल हैं और यहाँ के जो वन्य जीव हैं और यहाँ जो बर्ड्स आती हैं, उनसे मेरा फिर जुड़ा हुआ। और जब मैं पेशे में नहीं आया, अध्यापक नहीं बना, उससे पहले भी मैं वन्य जीवों को देखता था और जंगलों में जाता था। उसके बाद में जब मैं टीचर बना तो भी मेरा पर्यावरण संरक्षण की और पेड़ पौधे लगाना और वन्य जीवों के प्रति, विशेष रूप से पक्षियों के प्रति जो मेरा जुड़ाव रहा, वो धीरे धीरे फिर वन्य जीवों के प्रति आता गया। और इस तरह से नई नई जानकारियाँ, जो अच्छे लोग इस क्षेत्र में जो पहले से कार्य कर रहे थे, उन लोगों से मेरा जुड़ाव रहा और इस प्रकार से मैं धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ता गया और मुझे इस वन और वन्य जीवों से लगाव हो गया। जंगल के नाम से भी लोग डरते हैं और आप जंगल में एक एक दो दो रातें आप जंगल में निकाल देते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? जंगल वास्तव में अगर देखा जाए तो जो एक विराट स्वरूप अगर हमें किसी का देखना है, प्रकृति के बीच में जाकर के देख सकते हैं। और जो भाग दौड़ या यहाँ की प्रदूषण युक्त वातावरण जो शहरों का, गाँवों का, परिवार में हम रहते हैं, दिखता है। जंगल में अगर आप अकेले जाते हैं और वहाँ रात में रुकते हैं तो एक अलग ही रोमांच अनुभव होता है। वास्तव में जो दिग्दर्शन होता है, या यूँ कहें कि जो परमात्मा का जो स्वरूप दिखाई देता है, वो जंगल में दिखाई देता है। इसलिए डर जैसी कोई बात नहीं है, जंगल में किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। विशेष रूप से जब आप एक साफ उद्देश्य लेकर के, एक पवित्र उद्देश्य लेकर के जंगल में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा भी ईश्वर करता है। और जहाँ तक डर की बात है, डर तो आप सड़क पे चल रहे हैं, वहाँ पर भी आपको कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। तो जंगल में किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। और विशेष रूप से वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो आबोहवा है, बहुत ही शुद्ध होती है और बिल्कुल व्यक्ति तरोताज़ा हो जाता है। अगर आप साप्ताहिक रूप से जंगल में 2-3 घंटे भी गुजारते हैं अकेले में, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव हो सकता है। रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व से जो आप जुड़े, तो ये रामगढ़ विजधारी इसका नाम क्यों रखा गया? देखिए, 1881 के आसपास जो बूंदी के राव राजा राम सिंह जी हुए थे जी, तो उनको विशेष रूप से बाघों से ज़्यादा शौक लगाव था। वो बाघों, क्योंकि उस समय यहाँ बहुत सारे बाघ थे, तो उन्होंने रामगढ़, जो अभी जो वर्तमान रामगढ़ महल हैं, वो उसका निर्माण उन्होंने वहाँ करवाया मेज नदी के किनारे, जिसमें अभी अपना वन विभाग का ऑफिस चलता है और सारी गतिविधियाँ वहीं होती है। और वो रामगढ़, उस महल के नाम पर ये रामगढ़ जुड़ा। विषधारी की जहाँ तक बात है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर विष धारण करने वाले सांप रहते होंगे, इसलिए इसका नाम विषधारी है। पर उस रामगढ़ के पास ही एक स्टेट टाइम का एक गांव है विषधारी, जिसको अभी विस्तारी भी कर देते हैं। तो वो विषधारी गांव, रामगढ़ महल और विषधारी पास में है। तो रामगढ़ विषधारी दोनों मेज नदी के पास हैं, किनारे पर हैं। तो उन दोनों को मिला करके फिर ये सेंचुरी जो बनाया गया, जब ये रामगढ़ विषधारी, तो इसलिए इसका जो सेंचुरी के आधार पर टाइगर रिजर्व का नाम भी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बना जी। टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को कहाँ छोड़ना है, कहाँ रखना है, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है?
ये देखिए, जंगल की जो परिस्थितियाँ होती है, वहाँ पर वाटर बॉडी क्या है, आबादी क्षेत्र तो नहीं है आसपास, चराई की समस्या नहीं है, और अच्छे जो इलाके होते हैं, टाइगर को छोड़ना एक अलग चीज़ है। टाइगर को हम कहीं भी छोड़ दें, लेकिन टाइगर वहाँ पर ही जाएगा जहाँ पर उसको पसंद आएगा इलाका। तो जो इलाका उसको पसंद आता है वो चयन करता है और वो वहाँ अपनी स्वेच्छा से रहता है। टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पे जोन बनाए जाते हैं, जैसे कोर जोन, बफर जोन, तो इनके बारे में आप हमें कुछ बता सके तो इनके बारे में क्या? देखिए, टाइगर रिजर्व में कोर वो इलाका होता है जो बीच का इलाका होता है, जो मेन, इस तरह से आप एक यूँ समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी, शांति, सारी सुविधाएं टाइगर को मिले। और कोर जोन में मानवीय गतिविधियां बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, किसी प्रकार की आबादी क्षेत्र नहीं होता है, अगर होता है तो भी उनको प्रयास किया जाता है कि वो उस क्षेत्र से बाहर निकलें, उनको कुछ मुआवजा दे करके। और बफर जोन एक ऐसा इलाका होता है जो उस कोर के चारों तरफ या दो तरफ इलाका होता है, उसमें मानवीय गतिविधियां भी हो सकती है, और वो टाइगर अपना जो कभी मूवमेंट करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो वो बफर उसके लिए इलाका होता है जिसमें वो आ जा सकता है। तो इस तरह से ये बफर जोन है जिसमें मानवीय गतिविधियां भी होती है और टाइगर भी आ जा सकता है। लेकिन कोर जोन ऐसा होता है जिसमें केवल टाइगर के लिए और वन्य जीवों के लिए वो संरक्षित किया जाता है, इसमें मानवीय गतिविधियां या जो मानवीय हैं वो कम से कम होती है। जंगल में लायन और टाइगर, इन दोनों में असली राजा कौन होता है और राजा की पहचान क्या है कि वो जंगल का राजा असली है कौन इनमें? देखिए, जंगल का राजा वैसे हम जानते हैं कि शेर ही होता है जी, लायन को बोलते हैं। और जो टेरिटरी की बात होती है, क्योंकि राजा उसी को कहेंगे जिसका साम्राज्य हो, स्टेट हो। तो जो टेरिटरी बनाता है टाइगर, क्योंकि टाइगर अपनी टेरिटरी जो एक मार्किंग करता है उसमें वो अपना एक स्वामी होता है उसका, इसलिए टाइगर जंगल का राजा होता है जो टेरिटरी बनाता है। और राजा होने का मतलब ये है कि उससे एक अनुशासन, जंगल का अनुशासन आता है, और अनुशासन आने की वजह से ही वो जंगल का स्वामी होता है, भूस्वामी होता है और राजा भी कहलाता है। ये टेरिटरी कैसे बनाया जाता है? बाघ टेरिटरी कैसे बनाता है? अपनी टेरिटरी को कैसे सुनिश्चित करता है कि मेरी टेरिटरी? कोई भी बाघ अपने इलाके में वो जो मूवमेंट होता है उसका लगभग 25-30 वर्ग किलोमीटर का इलाका होता है, उसमें अपना मूवमेंट रखता है और उसको अपना इलाका बनाता है। नर बाघ विशेष रूप से जो रहता है वो अपना किसी दूसरे नर बाघ को उस इलाके में पसंद नहीं करना चाहता, और वो उसमें मार्किंग करता है, अपने जो एक गंध छोड़ता है, और वो 15 दिन में, हर 15 दिन में उसको वापस रिवाइव करता है। तो इस प्रकार से जो टाइगर है वो उस एक इलाका जो उसको पसंद आता है पहले उसको देखता है और उस इलाके को सोचता है कि मुझे यहाँ रहना है, तो वो अपनी टेरिटरी के रूप में वो घूम करके उसको मार्किंग करता है और फिर वो उसमें रहता है। अगर कोई अन्य बाघ उस इलाके में आता है तो वो उससे लड़ाई करता है, और जो जीतता है वो फिर उसकी वो टेरिटरी पे कब्जा कर लेता है, और जो हार जाता है उसको फिर भाग करके अपनी दूसरी टेरिटरी में निकलना पड़ता है। जंगल में टाइगर का असली दुश्मन कौन होता है? जो कि टाइगर जो टाइगर को देखते उस पर हमला करे, या टाइगर का दुश्मन हो? मतलब देखिए, टाइगर खुद में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली और आत्मबल वाला जीव है, जिसका यूँ देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से कोई जीव उसको अटैक करके नहीं हरा सकता, लेकिन कुछ जो अन्य कारण रहे हैं उसके, कोई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं या अन्य कोई घटना हो जाए उसके साथ, किसी दूसरे टाइगर से फाइटिंग में वो घायल हो जाए, तो इस प्रकार के कारण, या फिर ये पोचिंग वगैरह जैसे मानवीय कारण हो सकते हैं, बाकी वही उसके असली जो दुश्मन होते हैं। बाकी टाइगर को इस तरह से जंगल में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, सब अपने अपने प्रे के ऊपर निर्भर होते हैं और सब एक तरह से अनुशासित होकर के रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जंगल हॉन्टेड होते हैं, मतलब जंगल में भूत प्रेत और इनका निवास होता है। तो आप तो बहुत एक्सपीरियंस है आपका जंगल में रहने का, तो आप हमें बताएं कि सच्चाई क्या है? देखिए, भूत प्रेत जैसी जंगल में कोई बात नहीं होती है, और जंगल में कई पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत जैसे लगते हैं। जैसे आप अभी कड़ाया
जो जिसका गोंद बहुत फेमस है, बिल्कुल वाइट पेड़ होता है जिसके पत्ते नहीं होते हैं, और चांदनी रात में वो एक तरह से चमकता है। अगर दूर से देखे तो हो सकता है किसी व्यक्ति को भूत प्रेत लगे। या जो उल्लू होते हैं, उल्लू जी। कई प्रजाति के जंगल में उल्लू रहते हैं, वो भी कई प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, तो उससे भ्रांति हो सकती है कि कहीं कोई भूत प्रेत आवाज़ निकाल रहा है। या हाइना है तो हाइना भी कई बार इस प्रकार की आवाज़ें निकालने में माहिर होता है। ऐसा लगे कि वहाँ पर कोई भूत है तो आदमी डर सकता है, लेकिन भूत प्रेत वाली जो चीज़ें हैं ये मैं मानता भी नहीं हूँ और ऐसा होता भी नहीं है। उल्लू, उल्लू के बारे में आपने जैसे बोला, तो उल्लू क्या जंगल का सबसे बुद्धिमान जीव है क्या? जैसा हम पहले जो मूवीज होती थी बट बचपन में जो हमने कार्टून्स देखे उनमें ऐसा बताया कि उल्लू एक बुद्धिमान जीव है जंगल का। नहीं, ये तो पर मैं नहीं कह सकता कि वो बुद्धिमान जीव से, सब अपने अपने हिसाब से सब बुद्धिमान होते हैं जानवर, लेकिन उल्लू के बारे में मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं कि वो बुद्धिमान जीव है जंगल के अंदर, क्योंकि वो रात में निकलता है और उसको रात में शिकार करता है। तो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है कि उल्लू को बुद्धिमान माना जाता हो। गीदड़, गीदड़ के बारे में नॉलेज होगी आपको कि गीदड़ क्या है? गीदड़ के बारे में लोग बोलते हैं कि ये बहुत धूर्त प्राणी है और बहुत चालाक प्राणी है। असली में गीदड़ है क्या? ये डॉग फैमिली का एक सामान्य सा जंगलों में मिलने वाला जानवर है, जो हमारे यहाँ पर सामान्य मिल जाता है। वैसे अभी इसकी भी संख्या कम हो रही है। इसको जंगल में चालाक कहा जाता है और ये वास्तव में ये अपनी प्रजाति को बचाए रख पाया है। चालाक है कि वास्तव में जो डॉग फैमिली में अभी वुल्फ है, वो वुल्फ हमारे बूंदी जिले से लगभग बहुत कम संख्या में बचे हैं, यूँ कहें कि लुप्त हो गए, लेकिन गीदड़ ने विपरीत परिस्थिति के बाद भी इसको अपने आप को बचाया है। तो निश्चित रूप से ये अपना परिवार बचाने में सफल रहा है, तो बुद्धिमान है, चालाक भी हैं। और ऐसा कहते भी हैं कि गिद्दड़ चालाक होता है और इसकी कहानियाँ भी है। तो ये वास्तव में है समझदार जानवर है, कुत्ता प्रजाति। आपका जब सामना, हमने सुना है कि आपका जब सामना हुआ भालू से, तो वो क्षण कैसा था? आप उसको हमारे साथ शेयर करें। हाँ, एक बार दिन के समय ये भीमलत के इलाके में रोड के पास ही में एक बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे बैठा हुआ था दिन के समय। तो सामने से मेरे से मुश्किल से 100 मीटर फासले पर एक भालू दीवार से कूद करके सामने आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि भालू मुझे नहीं देख पाया। मैंने भालू को देखा, मैं उसके सामने खड़ा भी हुआ, उसका मैंने मोबाइल से वीडियो भी बनाया, उसमें कैमरा नहीं था, और वो बिल्कुल अपने सहज रास्ते पर चलता हुआ मेरे से 90 डिग्री के सामने आने के बाद में, फासले पर आने के बाद में ऐसा लगा कि उसको स्मेल आई, क्योंकि मेरे पास कुछ खाने का था। तो वो 90 डिग्री पर आने के बाद एकदम मेरी तरफ मुड़ा, और जब मैंने देखा कि अब पास आने वाला है तो मैंने थोड़ी सी आवाज़ की, तो आवाज़ करते ही वो डर करके वापस भाग गया। तो मुझे ऐसा लगा कि भालू देखने की बजाय सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत तेज होती है उसकी, और अपना जो शिकार है वो सूंघ करके ही उस दिशा में चल करके करता है। क्या भालू मनुष्य का भी शिकार करता है? आदमियों को भी खा जाता है क्या भालू? नहीं, भालू जैसे सर्वहारी ये सभी चीज़ें खा सकता है, लेकिन मनुष्य उसका कोई आहार नहीं है, मानव को वो खाता नहीं है। मानव मांस के लिए, मानव मांस को कोई नहीं खाता, लेकिन भालू जंगल में हिंसक होता है, और अगर वो अपनी पर, जैसे वो कहते हैं कि वो एक तरह से खेल खेल में उसको लग जाए कि इसको करना है हमला, जैसे मादा है उसके साथ बच्चे हैं, हमला कर देता है, तो फिर वो खतरनाक हो जाता है। वो उसको खाने के लिए नहीं, बल्कि वो उसको मजा चखाने के लिए उसकी चमड़ी हटा सकता है, चेहरा नोच सकता है, वो बाल नोच सकता है, इस तरह से वो खुंखार हो जाए जब वो अपने पर आ जाए। तो इस स्थिति में भालू आक्रामक हो सकता है, बहुत ही खुंखार हो सकता है। जंगल में ये एक डराने वाला जानवर है कि अगर भालू से आपका सामना होता है तो निश्चित रूप से आपको सतर्क रहना चाहिए। हमारा जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य, और हमारे क्षेत्र में कौन कौन से नए नए प्रवासी पक्षी आते हैं उनके बारे में आज आप हमें कुछ बताएं। विशेष रूप से राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का इलाका है, ये बहुत अच्छा है, इसके वेटलैंड बहुत अच्छे हैं, यहाँ की आबोहवा, क्योंकि यहाँ पानी की उपलब्धता है और यहाँ के जंगल भी सदाबहार हैं। यहाँ कई बर्ड्स आते हैं जिनमें विशेष रूप से
आपका जो बड़े आकार के पक्षियों में जो कुरजा पक्षी है, जो विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में अपना डेरा जमाता है, लेकिन कुरजा पक्षी बूंदी जिले में, कभी कभी कोटा जिले के भी कुछ वेटलैंड्स पर आता है। और यहाँ पर पास में ही 9 किलोमीटर दूर रामनगर वेटलैंड है। इनमें जब मानसून अच्छा रहता है, इस साल बारिश नहीं हुई तो नहीं आया, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर 300-400 के समूह में जो डेमोसाइल क्रेन कुरजा पक्षी चीन मंगोलिया से आते हैं वो आता है। इसके अलावा बारीडेड गूज, ग्रेले गूज और सभी प्रकार के जो पिंटेल वगैरह हैं वो पक्षी यहाँ आते हैं। सारस क्रेन पक्षी जो हैं यहाँ पर विशेष रूप से बर्दाबान में बहुत बड़ी तादाद में नेस्टिंग भी करते हैं। धीरे धीरे सारस का कुनबा है वो सिमट रहा है। बूंदी से पहले पूरे बूंदी जिले में, यहाँ तक कि भिलवाड़ा तक भी सारस थे, लेकिन धीरे धीरे कोटा के आसपास वाले इलाकों में, चंबल के आसपास ही सारस सिमट गए हैं। इसके पीछे कारण ये है कि इनके जो नेस्टिंग साइट्स हैं, हैबिटाट्स है, वो नष्ट हो रहे हैं, तो ये प्रजनन नहीं कर पाते हैं, इनके अंडे से बच्चे नहीं निकल पाते हैं, इसलिए इनकी संख्या कम हो रही है, जो चैलेंजिंग है। इसके अलावा प्रवासी पक्षियों में जो बर्ड्स आते हैं उनमें भी दिक्कत ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर मछली ठेके होते हैं। मछली ठेकेदार है, जो पेलिकन जैसा जो बर्ड्स आता है, बहुत बड़ा पक्षी है जो 5-7 किलो मछली डेली खाता है, उसको मछली ठेकेदार अपना दुश्मन समझते हैं और उसको टिकने नहीं देते हैं। और इस प्रकार से बेचारे एक तालाब से दूसरे तालाब पर भटकते रहते हैं और उनका जो प्रवास काल है वो दुख में बीतता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है कि हमें अगर बर्ड्स के ऊपर काम करना है तो मछली ठेके से मुक्त में 1-2 तालाबों को और वेटलैंड्स को करना पड़ेगा, ताकि जो प्रवासी पक्षी है वो यहाँ पर आश्रय स्थल के रूप में सही रहते रह सके। जो पेंथर है, जो तेंदुआ के बारे में ऐसा देखा गया है कि वो बार बार सिटीज में आ जाता है, जबकि दूसरे जो वन्य जीव है, जो बिल्ली फैमिली के जीव है, वो दूसरे जीव कोई भी सिटीज में नहीं आते। तो इसका क्या कारण है? क्या उसको कुत्ते पसंद है, इस वजह से सिटी में आते हैं? नहीं, देखिए अपने यहाँ पर वो समस्या नहीं है। अडोती में, विशेष रूप से बूंदी में कहीं पेंथर है, ये माने अपन, लेकिन जो ये समस्या मेवाड़ के जंगलों में ज़्यादा है, उधर पेंथर भी ज़्यादा है, पेंथर की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि प्रवेश की कमी हो। यहाँ पर जंगलों में उसको खाने का मिल रहा है। बस्तियों के आसपास आप सही कह रहे हैं कि कभी कभी उसको जंगल में, क्योंकि तेंदुआ ज़्यादा वजनी नहीं, 60 किलो लगभग का जानवर है, तो वो बड़े जंगल में नीलगाय वगैरह का शिकार नहीं कर पाता है। जो वाइल्ड बोर है, सुअर है, उनका भी वो शिकार नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वो अपने खाने के लिए बकरी या भेड़ पर निर्भर हो जाता है कभी कभी, या कुत्ता वगैरह भी उसको पसंद है तो कुत्ते के लिए भी वो बस्ती में आ जाता है। और वैसे ये बस्तियों के आसपास रह करके भी अपना जीवन गुजार लेता है। तो ये बहुत ही चालाक एक जानवर है, जंगल का जो बगेरा है, जिसको लेपर्ड है अपना, ये बहुत चालाक होता है और ये छिपा रहता है, छिप करके हमला करता है और पेड़ों पर भी चढ़ जाता है विशेष रूप से। तो ये बस्तियों के आसपास वैसे अपने यहाँ कम है, फिर भी आ जाता है। पेंथर से भी आपका एक बार सामना हुआ है, ये मैंने सुना है। तो वो पेंथर से जब आपका सामना हुआ तो वो मोमेंट क्या था आपकी लाइफ का? पेंथर कालना के जंगल में एक बार दिन के समय एक सेंसस में मैं अकेला था उस समय, क्योंकि जो अन्य थे वो दिन में भोजन के लिए गए हुए थे। तो पेंथर आया, तो पेंथर दबे पाँव, तो उसका क्या है कि एकदम दबे पाँव, उसको आहट नहीं होता, पत्थर पर चलने की भी पता नहीं लगा। लेकिन जब सामने आया तो विशेष रूप से कोई भी वन्य जीव आपके सामने, हिंसक वन्य जीव जंगल में आता है तो पहले तो अपना आत्मबल होना चाहिए। अगर हम आत्मबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में वन्य जीव आप पर आक्रामक हो सकता है। पेंथर भी आया, लेकिन वो एक बंदर जो थे, बंदरों ने उछल कूद मचाई और एक बंदर उनमें से पता नहीं किसी ने धक्का दिया या बंदर गिर गया, तो उस बंदर को लेकर के वो पेंथर भाग गया। वैसे रोमांचक अनुभव रहा हो, क्योंकि मेरा पहला ये कभी काफ़ी लंबे समय पहले इस तरह से मैंने पेंथर को नज़दीक से देखा, रोमांचक अनुभव रहा। लेकिन एक बात है कि आत्मबल अगर आप में हो तो निश्चित रूप से आप किसी भी हिंसक जीव का सामना कर सकते हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आप कितना सा टाइम निकाल पाते हो? वास्तव में ये बात सही है कि जो मेरा इंटरेस्ट है, घर पे भी मैं जिम्मेदारी निभाता हूँ और विद्यालय में भी जिम्मेदारी है। जब छुट्टी का दिन होता है, विशेष रूप से जैसे संडे हैं या स्कूल टाइम के पहले या बाद में, उस समय मैं जो एक शेड्यूल होता है उसमें जाने का प्रयास करता हूँ कि मैं प्रकृति के बीच में जाऊँ, और उसको मैं करता हूँ। एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है कभी कभी।
और विशेष रूप से जब लंबी छुट्टियां आती है तो उस समय मैं उनका उपयोग करता हूँ। शीतकालीन है, एक ग्रीष्मकालीन अवकाश, तो उनमें मैं रहता हूँ। वन विभाग के प्रति लोगों के मन में एक गलत भावना है, मतलब उनके लिए गलत मानसिकता बनी हुई है लोगों के। तो ये किस तरह से पूरे वन्य जीव को, वन्य लाइफ को, वाइल्ड लाइफ को किस तरह प्रभावित कर रहा है? पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों के लिए जो एजेंसी वन विभाग काम कर रहे हैं उनके सामने कई चुनौतियां है। विशेष रूप से स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है, संसाधनों का भी अभाव है और कई ऐसे दबाव आते हैं कि वो कार्य में दिक्कत आती है। जन सामान्य विशेष रूप से जो लोग जंगल या आसपास बसे हुए हैं या जंगलों में जिनका रोज़मर्रा के काम है, उनमें जागरूकता इस बात की नहीं रहती है कि वन्यों का क्या महत्व है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। अब धीरे धीरे लोगों में अब जागरूकता आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य कई प्रकार के जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है गाँव में, उससे भी अब धीरे धीरे ये पॉजिटिव बदलाव आने लगे हैं। और आने वाले जो दशक है उनमें निश्चित रूप से हम देखेंगे कि जंगलों का जो स्वरूप खो चुके थे हम वो वापस से हम प्राप्त कर लेंगे। एक मैसेज लोगों को, आपका एक मैसेज वाइल्ड लाइफ के बारे में। सभी से मेरा ये अनुरोध है कि हमें वन्य जीवों को बचाना आवश्यक है। वन्य जीवों में छोटे से छोटे तितली, मधुमक्खी से लेकर के और हाथी, टाइगर तक शामिल होते हैं। इनका हमें संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज़ हम हटाते हैं तो निश्चित रूप से मानव का अस्तित्व मिट सकता है। इसलिए मानव का अस्तित्व, ये जो हम वन्य जीव बचा रहे हैं, ये वन विभाग के लिए या जंगल किसी और के लिए नहीं बचा रहे हैं। ये मानव जाति का अस्तित्व बचाने के लिए हम इस पर्यावरण या वन्य जीवों को बचाने का जो काम है, अभियान है, वो शुरू कर रहे हैं। और बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में इस प्रकार के हम संस्कार पैदा करें जो पेड़ पौधों के प्रति, वन्य जीवों के प्रति जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने धारणाएं विकसित की थी, उनके प्रति हम पूछते थे, वो वापस से विकसित हों। और जो जिस प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हम देख रहे हैं, बदलाव हम देख रहे हैं, वो हम आने वाली पीढ़ियों को नहीं सहने पड़े। और जो हमारी ये संपदा है, ये प्राकृतिक की जो धरोहर हमें दी है ईश्वर ने, वो आगे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें और जैव विविधता में बढ़ावा मिले। और आने वाले समय में जो हमारे वन हैं वो सुरक्षित होकर के एक बहुत अच्छा वातावरण वापस बने और समय पर बरसात हो, अच्छे धन धान्य सभी को मिलें। तो यही मेरी गुजारिश है कि हम वन्य जीवों के प्रति जो अपनी धारणा है उसको पॉजिटिव बनाएं और इसको जो सहेजने का काम है वो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।